नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नया संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अपनी टीम बनाने में जुटे हैं। इसके लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि टीम वी.डी. क्षेत्रीय, जातीय और गुटी संतुलन बनाते हुए बनेगी। इसके साथ ही इसमें ऊर्जावान और कर्मठ लोगों को स्थान मिलेगा। लेकिन इसके पहले बीजेपी एक और कवायद में जुट गई है और वो है संगठनात्मक जिला इकाइयों में समन्वय और संतुलन कायम रखने के साथ नज़र रखने की। कई जिलों से जिला अध्यक्ष, विधायक और अन्य नेताओं की मनमानी की खबरें मिलने के बाद पार्टी ने अपने सभी 57 संगठनात्मक जिलों में अपने 2-2 प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है, जो यहाँ न केवल जिला कार्यकारिणी बनाने में मदद करेंगे बल्कि वहाँ नेताओं का आपसी तालमेल भी बनाएंगे और कार्यकर्ताओं नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे। इस खास कार्यक्रम में हम बीजेपी के संगठन की इसी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की कवायद चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कभी भी अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा से पहले भाजपा ने जिले की हालत सुधारने का फैसला लिया है। कई जिलों से जिला अध्यक्षों, विधायकों और अन्य नेताओं की मनमानी की खबरें मिलने के बाद पार्टी ने सभी 57 संगठनात्मक जिलों में अपने अपने 2 प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है। यही लोग वहां जिला कार्यकारिणी बनाने में मदद करेंगे। प्रदेश संगठन के प्रतिनिधि वहां नेताओं का आपसी तालमेल बनाएंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे। फैसला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा करके लिया है और वो इसलिए लिया गया है कि पार्टी को शिकायत मिल रही थी कि जिलों में जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी के गठन में मनमानी कर रहे हैं, इसमें अपने चहेतों को बिठाने का प्रयास कर रहे हैं और विधायकों और प्रभावी नेताओं के प्रभाव में हैं। इसकी वजह से मेहनती कार्यकर्ताओं की बजाय चाटुकारिता करने वालों को स्थान मिल रहा है। बीजेपी इसे संगठन में कसावट लाने की कोशिश बता रही है। जो आंतरिक व्यवस्था है हमारी, एक पद्धति है काम करने की। मंडलों में भी हमने यही किया। अब जिले की जो कार्य समिति गठित होने वाली है, इसके लिए दूसरे संभाग, दूसरे जिले के वो कार्यकर्ता वो जाकर के वहाँ के हमारी निर्धारित श्रेणी है, 12 श्रेणियों में हमारे प्रमुख नेता जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, नाम निकालेंगे और जिस कार्यकर्ता का नाम दिया जा रहा है उसकी योग्यता क्षमता जरूर जान लेंगे कि पूर्व में किसी पद पर था कि नहीं, क्या दायित्व निभाया उसने, ताकि उसका नाम आप प्रपोज कर रहे हैं तो उसकी योग्यता है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं। इसके लिए 2-2 कार्यकर्ता जा रहे हैं। अच्छा है, ये भारतीय जनता पार्टी में जो हम एक खुली व्यवस्था है और इस पद्धति के कारण बहुत सारे जो किंतु परंतु होते हैं उसका समाधान हो जाता है और सारी चीजें ठीक होकर के भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता काम में लगता है। बीजेपी की इस कवायद को प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के पहले गुटबाजी पर नियंत्रण या यूं कहें कि अलग अलग गुटों पर समन्वय बनाने के नजरिए से देखा जा रहा है। इसके साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर भी लोग इसे देख रहे हैं। कार्यकारिणी के गठन को लेकर असंतोष ना फैले और इसका दुष्परिणाम ना देखने को मिले, इसके लिए पार्टी ये कवायद कर रही है। कांग्रेस इसी पर अब तंज कस रही है। उसका कहना है कि बीजेपी जबरदस्त अंतर्कलह से गुजर रही है और ये कलह सिंधिया के बीजेपी में आने से और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद असंतोष और आक्रोश का लावा ज्वालामुखी बनकर ना फूटे, इसलिए वो इसे दबाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह है। कांग्रेस को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दल का साथी हूं इसलिए प्रतिक्रिया दूंगा। आपने यदि अपने घर में ऐसे लोग लाके रखे हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनको अपना साथी बनाया है, तो फिर आपका संगठन निष्पक्ष और बिना स्वार्थ के कैसे बन पाएगा। जब मंत्रिमंडल का गठन दबाव में और स्वार्थ में हुआ है तो फिर संगठन वी.डी. शर्मा जी खुद का तो बना लीजिए। जिले का कहां से बना पाएंगे जब खुद का नहीं बना पा रहे हैं। खैर, कांग्रेस तो विपक्ष की भाषा बोलेगी ही। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे प्रदेश नेतृत्व को जिले की असली हालत जरूर पता चल जाएगी और इसी बहाने 114 लोगों को नया काम भी मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
बीजेपी के इस कदम की क्या, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या इसके शुभ लाभ होंगे, इसी पर आप चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले भटनागर जी, आपके पास से लंबे समय से हमने देखा बीजेपी जब भी जिलाध्यक्षों का चयन करती है, सर्वसम्मति बनाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं जिलों में, जो नाम लेकर आते हैं उस पर मोहर लगती है। लेकिन पहली बार जिलों में कार्यकारिणी बनाने के लिए इस प्रकार का एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि क्या जो भोपाल में जो नेता या प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिलों तक जहां उनके लोग नहीं बैठे वहां अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को तवज्जो दिलाना चाहते हैं, या वाकई में वो चाह रहे हैं कि जिलों में ऐसे लोगों को कार्यकारिणी में स्थान मिले जो किसी भाई भतीजावाद से ना आए हों, किसी नेता की सिफारिश से ना आए हों, अपनी योग्यता अपने क्षमता के आधार पर वो आने की कोशिश करें? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे अपने संगठन का विस्तार कर रही है, नए लोगों के लिए अपने रास्ते खोल रही है, अभी कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पे सब लोग चाहते हैं कि उनको संगठन के अंदर सम्मान महत्व मिले। और मुझे लगता है कि उसी की प्रक्रिया में जब सीनियर लीडर्स जिलों में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां पे एक समन्वय स्थापित होगा, कोई भेदभाव की स्थिति नहीं लगेगी, ना विधायक की उपेक्षा होगी, ना सांसद की उपेक्षा होगी, ना सिर्फ विधायक के आदमी आ पाएंगे, ना सिर्फ सांसद के आदमी आएंगे। बीजेपी के अंदर बातचीत करके समन्वय बनाने की एक अच्छी, संगठन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी कार्य पद्धति है। तो मुझे लगता है कि ये एक नयापन जरूर है, लेकिन उसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। मुझे याद है जी कि बीजेपी में 90 के दशक में संगठन चुनाव हुए थे, बड़ी मारामारी वाले चुनाव हुआ करते थे कि संगठन पे कब्जे की होड़ हुआ करती थी। पटवा गुट एक तरफ होता था जिसमें सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश चारंग वगैरह होते थे, दूसरी तरफ के गुट के अंदर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और संगठन के चुनाव लकीराम अग्रवाल चुनाव होते वो हुए, लेकिन उससे लकीराम अग्रवाल, लेकिन उससे संगठन में मन मुटाव बढ़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो 2003 के बाद सिमटी, वो शायद अगर भारतीय जनता पार्टी एक रह पाती तो न 93 में भारतीय कांग्रेस चुनाव जीत पाती, न 98 में कांग्रेस चुनाव जीत पाती मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस काफी कमजोर है। लेकिन सवाल ये है कि जब बीजेपी को दोनों बार हराने में हुई, और वही 2018 में भी हमने देखा था कि बीजेपी के कारण ही बीजेपी चुनाव हारी, कांग्रेस ने उसे चुनाव नहीं हराया था। तो मुझे लगता है कि ये एक नयापन है, सबके बीच में समन्वय बनाना है। सिंधिया ग्रुप के बहुत सारे लोग आए कांग्रेस से, उनको भी एडजस्ट करना है, उनको सम्मान भी देना है, उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो पार्टी में एक जिम्मेदारी उनकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समझे। दूसरी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो कार्यकर्ता आए हैं, जो नए राजनीतिक लोग आए हैं, उनको अपने आप में समाहित करें। तो मुझे लगता है कि ये उसी की प्रोसेस का एक हिस्सा है। ब्रजेश जी, भटनागर जी ने कहा कि जो प्रोसेस का हिस्सा, और हमने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना था जो बात कर रहे थे कि वीडी शर्मा कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो शायद कांग्रेस में कब बनी किसी को याद नहीं होगा। और अभी की हालात देखें हम, तो बीजेपी में जितने पदाधिकारी होते हैं शायद उतने तो उनके प्रवक्ता हैं, 450 महामंत्रियों और बाकियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसकी कोई आप गिनती नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो 1.5 घंटे हमको लिस्ट पढ़ना पड़ेगी, उस पर डिस्कशन में फिर 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर कांग्रेस जिस प्रकार से सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार की तैयारी कर रही है, उसका दोनों के बीच का जो अंतर है उसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ज़िले की पल्स मिलेगी आपको, ये पता लगेगा किसी के खिलाफ नाराज़गी है। अच्छे लोग जब सामने आएंगे तो उनका चयन फिर टिकट वितरण में भी उस मापदंड को अपनाया जा सकता है, या उसका जो फीडबैक है वो टिकट वितरण में भी काम आ पाएगा। क्योंकि आप अगर पार्षदों के लिए मैदान में उतारेंगे तो सारे योग्य कार्यकर्ताओं की लिस्ट आपके पास होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, एक तो कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है भाजपा को लेकर, उसका सवाल खड़े करना बनता है, क्योंकि वो विपक्ष में है और खुद कुछ कर नहीं पाती है, तो कम से कम सवाल ही खड़े करे, दूसरों पे ही आरोप लगा ले। उनका संगठन तो कोई काम कर नहीं रहा है। भाजपा जिस तरह से प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, उन्होंने जिला स्तर पर जाएंगे, निश्चित तौर पर नगरीय निकाय में इनका फ़ायदा होगा। और अभी जो नए लोग आए हैं, जैसे कि भटनागर जी कह रहे थे, उनको मौका मिलेगा, उनको समझने का मौका मिलेगा। और जो एक नाराज़गी यदि कहीं व्यक्त हो रही होगी, तो आप बैठक करके उनसे बातचीत करके उनकी रुचि जानकर, उन संगठन में कैसा उनका तालमेल हो रहा है, घुल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसको घुलान मिलाने का काम भी वो कर सकते हैं बैठकों में बुलाकर। तो ये पूरी तरह से, जिस तरह से कि दबाव भी है एक तरह से सिंधिया खेमे का, और नगरीय निकाय चुनाव में भी पड़ेगा दबाव। आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में निश्चित तौर पर पड़ेगा, वो भी टिकट मांगेंगे, उनके जो युवा साथी आए हैं पार्षद के टिकट भी मांगेंगे और महापौर के टिकट भी मांगेंगे। तो ये सब
पड़ताल अभी से करना, अभी से कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना, कार्यकर्ताओं को बैठक, उनसे राय लेना और कौन आगे दावेदार हो सकते हैं, ये सब एक तरह से राय शुमारी भी हो जाएगी उसमें, और बैठक हो जाएगी, और आगे की कार्यपद्धति, कार्य योजना भी उनको दे दी जाएगी क्या क्या करना है। तो ये भाजपा की एक कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, जिससे वो नाराज हो रहे हों यदि कार्यकर्ता, यदि उनको किसी चीज़ का मनमुटाव है कि दूसरे कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको लेकर यदि कोई वो है, गड़बड़ी है या मनमुटाव है या उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सबको दूर कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं जो सिंधिया समर्थक है कम से कम उनको भी स्थान मिल जाएगा, बड़े पैमाने पर से नहीं, छोटे पैमाने पर भी। निश्चित तौर पे मनोज जी, उनको बुलाया जाएगा, बैठकों में बिठाया जाएगा, उनको रीति नीति जिस तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कार्यक्रमों में वो आ रहे हैं, तो भाजपा को उनको भी समझने का मौका मिलेगा कि भाजपा कैसे काम करती है, उसका संगठन कैसे काम करता है। भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। वो जहाँ काम करते थे वहाँ पे गणेश परिक्रमा से नेता बनते थे, टिकट मिलते थे, यहाँ वो नहीं है। ये उन्हें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ज़मीन से जुड़े लोगों को मिलेंगे टिकट, जो वाकई में नेता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, जनप्रतिनिधि बनने का मौका उन्हीं को भाजपा देती है। तो ये सब चीज़ें भाजपा में होती हैं, तो वो इन बैठकों में आएंगे, भाजपा की कार्यशैली समझेंगे और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो जिलों में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छे, जिस तरह से भाजपा में नई टीम की एक तरह से गठन चल रहा है, नई युवा पीढ़ी ला रहे हैं, तो वो ऐसे युवाओं को छांटेंगे, उसमें से देखेंगे कि जो नेतृत्व कर सकते हैं, आगे नेता बन सकते हैं, उनको आगे लाएंगे। तो ये उनकी शैली है भाजपा की, जो नया यूथ लीडर पैदा करती है, यूथ लीडर को छांटती है और उनको सामने लेके आती है। भटनागर जी, जब बीडी शर्मा अध्यक्ष बने थे तो पिछले साल मई में उन्होंने 24 जिला अध्यक्ष बदल दिए थे, जिसमें भोपाल की अगर हम बात करें तो सुमित पचौरी जैसा युवा चेहरा, या इंदौर में गौरव रणदिवे हैं, या सागर में हमने देखा एक यूथ टीम उन्होंने बनाई थी। लेकिन 24 जिले से जो कहा गया कि उनकी पसंद के लोग उन्होंने अपने बिठा दिए। लेकिन अभी जो बाकी के ज़िले बचे हुए थे 57 में से, वहाँ वो अध्यक्ष हैं ज़्यादातर जिला अध्यक्ष जो पिछली बार से लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन वो उम्र के क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं फिट है, क्योंकि 50 से कम के, कहीं कहीं अपवाद हैं कि जो 50 के ऊपर के होंगे। ये जो कार्यकारिणी के गठन की बात चल रही कि मंडल अध्यक्ष भी युवा हो गए, और अब जो इस टीम की बात तैयार कर रही है बीजेपी और जिस प्रकार से प्लानिंग कर रही है, तो अभी तक हम देखते हैं कि बात खबरें आती थी कि सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार हो रही है। तो बीजेपी अब लग रहा है कि ग्रास रूट की लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रही है कि मंडलों में, कार्य समिति में उनको, जैसे हमने उनको सुना भगवान दास सबनानी, वो कह रहे थे कि 12 श्रेणियों पे हम परखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि उसकी क्षमता कितनी है, पहले किस पद पर था, क्या काम किया था। तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी, कांग्रेस तो पहली पीढ़ी परिवर्तन के दौर में भी अभी नहीं पहुंची है, बीजेपी तीसरी चौथी पीढ़ी की तैयारी में अभी से जुट गई है, ताकि आने वाले 5-10 साल में एक नई पोत निकल कर आए। जीवित राजनीतिक संगठन के लिए एक अच्छे संकेत है। और दूसरी बात मनोज जी, कि ये जो कवायद हो रही है, इसमें जो लोग 55 साल से ऊपर के, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुभवी नेता हैं, जो राज्यों में पार्टी के पदाधिकारी रहे, प्रदेश कार्य समिति में रहे, जिला अध्यक्ष रह चुके, एक 2-3 बार, शायद मंत्रिमंडल में भी कई सारे सदस्य रहे होंगे। तो ये जो जिलों में जिन कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा वो काफी सीनियर होंगे, और उन्हें ये एहसास कराया जाएगा कि वो पद पे भले ना हो, लेकिन पार्टी उनका पूरा उपयोग कर रही है। सवाल ये कि पार्टी के कार्यकर्ता को काम देना, उसको महत्व देना। अब आपको अगर किसी पद पे नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में आपका महत्व कम हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश भी इस कवायद से जुड़ी हुई है कि निश्चित तौर पे जब सीनियर्स को भेजा जाएगा, और जब आप एक जिम्मेदारी देते हैं, किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी देते हैं, तो वो पूरी निष्पक्षता से काम करने के बारे में विचार करता है, बनिस्बत किसी गुटबाजी के, क्योंकि उसको इस चीज का एहसास होता है कि मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरूर है वो, लेकिन एक परिवार का भाव भी वहां पर मौजूद है। वो भले आपस में मनमुटाव हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक मर्यादा, एक दायरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा कायम रहता है। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजों को सोच के इस तरह की कवायद की जा रही है। और निश्चित तौर पे जब लोग जाएंगे, तीसरी चौथी पीढ़ी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसी उसमें रही है कि जब एक पीढ़ी अपना दायित्व पूरा करे, तब तक दूसरी पीढ़ी लीडरशिप करने के लिए तैयार हो जाए। उनका स्थान इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी आप देखेंगे कि फालतू नहीं बैठ पाते। वो निश्चित तौर पे पार्टी सत्ता में हो, विपक्ष में हो, चुनाव का माहौल हो ना हो, पार्टी कोई ना कोई कार्यक्रम उनको देती रहती है, वो उनकी सक्रियता को बनाए रखती है। ये जिम्मा पार्टी का होता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी
वो अगर हम ये कहते हैं कि अमित शाह ने चुनावी मशीन में बदल दिया है, बिल्कुल। तो वो गलत नहीं। अमित शाह के पहले भी ऐसा ही था। अमित शाह जब नहीं थे उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम होते रहते थे। तो वो मुझे जो आरएसएस का जो पैटर्न है उसी के ऊपर संघ के पैटर्न पे मैक्सिमम बीजेपी चलने की कोशिश करती है। उनकी कार्य पद्धति लगभग वैसी ही होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो निश्चित तौर पे अपनी मजबूती को निरंतरता प्रदान करने की उसकी एक कोशिश है। बिल्कुल, आपने एक और चीज़ कही कि ये कम से कम एक मैसेज है कि जिन कार्यकर्ताओं के पास काम नहीं था उनको काम मिल गया, और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि आपकी उपयोगिता है। तो एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि वो पूरी प्रक्रिया को जब वो समझेंगे, जिलों में जाएंगे, तो एक नई चीज़ उनको समझ में आएगी। और अगर भविष्य में उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कम से कम उनको ये लगेगा कि जो समन्वय, जो संगठनात्मक क्षमता मैंने किसी एक ज़िले में दिखाई है, उसका मौका उसको अपने ज़िले में मिलेगा और वहाँ भी वो पार्टी की मजबूती में काम आ पाएगा। देखिए, वो निश्चित तौर पे 100% आता है। ऐसा होता है, अभी हमने चुनाव के अंदर देखा है, जब उपचुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण मंदसौर का देता हूं बिल्कुल। कि वहां पे सीतामऊ में इलेक्शन था, तो वहां पर कैलाश चावला को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। वो काफी सीनियर है, सीतामऊ के विधायक रह चुके हैं, उन्हें पार्टी ने जवाबदारी दी। बंशीलाल गुर्जर को जवाबदारी दी, जगदीश देवड़ा को जवाबदारी दी। तो पार्टी के जितने भी जो लोग हैं, जो जिनको हम ये कह सकते थे, मान लीजिए चावला जी को हम ये कह सकते थे कि ऐसी सक्रिय जिम्मेदारी से पार्टी ने मुक्त कर रखा है। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई तो ऐसा हर जगह देखा हमने। उमाशंकर गुप्ता को ग्वालियर में प्रभारी बना के बिठाया गया था, वो विधायक भी नहीं है, पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन उनकी संगठन क्षमता को भारतीय जनता पार्टी जानती है, उनकी उपयोगिता को समझती है। ऐसे एक दो मैंने उदाहरण बताया, लेकिन ऐसे ढेर सारे। अजय बिश्नोई को भी हमने देखा था कि वो चुनाव में सक्रिय थे। उमा भारती का उपयोग पार्टी ने किया। हाँ, तो उमा भारती को सक्रिय किया था पार्टी ने। तो जब पार्टी चुनाव जीतने के लिए लगती तो हर कार्यकर्ता का उपयोग हो जाए पार्टी के लिए, ये उनकी एक बेसिक चिंता होती है। और मुझे लगता है चूंकि पार्टी के जो सीनियर नेता है या जो शुरू से जुड़े हैं वो उसी रंग ढंग में लगे हुए हैं, इसलिए वो इस चीजों को अदरवाइज भी नहीं लेते हैं कि पार्टी ने हमें घर बिठा दिया, कोई सक्रिय जिम्मेदारी नहीं है। जब भी मौका आएगा पार्टी को काम देगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो भट्टागर जी ने कहा पार्टी मौका देगी, लेकिन इसके साथ इसको ऐसे भी देखा जाए कि अगर टीम बीडी बनने के पहले वीडी शर्मा जिलों को मजबूती देना चाह रहे हैं, या कहें कि वो क्योंकि विद्यार्थी परिषद में पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया था, लगभग 1 साल उनको अध्यक्ष बने भी हो गया था, अब वो नीचे तक अपनी जमावट करना चाहते हैं। क्योंकि सेकंड लाइन की लीडरशिप की बात करें तो सबसे पहला नाम उन्हीं का सामने आता है, अगर भविष्य के हिसाब से भी देखें तो वो संगठन को उस स्तर में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि बाकी के जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने एक नज़ीर पेश की, चाहे वो प्रभात झा हों जिनकी सक्रियता रही हो, चाहे संगठन क्षमता नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई है, नंदू भैया या राकेश सिंह अपवाद हो सकते हैं जिनको इतना मौका नहीं मिला, या कहे कि उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो इन सबसे सबक लेते हुए एक नई दिशा की ओर वो संगठन को ले जा रहे हैं वीडी शर्मा। मनोज जी, नई दिशा की ओर तो ले ही जा रहे हैं वीडी शर्मा, लेकिन एक जो एक गैप आ रहा है कि नई पौध को, जनरेशन को मौका दिया जा रहा है, नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पुरानी पीढ़ी नाराज ना हो जाए। तो भाजपा में ये देखिए आपके, भाजपा अपने, जैसे भटनागर जी ने भी कहा है कि अपने कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उसको सक्रिय रखती है। हमने सुंदरलाल पटवा जी को देखा है, बिल्कुल अंतिम समय तक वो सक्रिय रहे। जोशी जी को देखा है हमने, सारे बड़े नेताओं को उपयोग करती है समय समय पर। इसी तरह से प्रतिनिधि बनाती है, उन्हें देखा है हमने, जब मंडलों में उन्होंने युवा लोगों को सामने लेके आए तो उन्हें जो वरिष्ठ थे वहाँ पे, जो वर्षों से लगे थे, एक उम्र पूरी कर चुके थे, 50-60 के हो गए, तो सबको पालक बना दिया था उन्होंने कि आपकी छत्र छाया में ये सीखेंगे और उनको सिखाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने प्रतिनिधि भेजे हैं जिले में, जो ये काम करेंगे कि उनके अनुभव का उनको फायदा होगा, अनुभव से वो छांटेंगे, अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे, अच्छे नेता ढूंढेंगे उनमें से, जो आगे जाके एक नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। मतलब 3 पीढ़ियां तैयार करने की तैयारी चल रही है भाजपा में। सेकंड लाइन की तो हम बात कर ही रहे हैं, जिस तरह से वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक सेकंड लाइन तो आ ही गई है भाजपा में, ये थर्ड लाइन की तरफ जा रहे हैं। और इससे एक चीज होगी कि जो बुजुर्ग लोगों को जो सम्मान मिलेगा क्षेत्र में, कि उनकी तवज्जो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं से पूछ परख के, उन्हीं के अनुभव के आधार पर हम एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो वो पीढ़ी भी उनका सम्मान करेगी। तो भाजपा में जो परिवारवाद का जो वो है, वो इसी तरह से पनपता है कि एक दूसरे के सम्मान से, तो बुजुर्गों का और बड़े नेताओं का सब सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे भाजपा में फायदा होता है। एक पीढ़ी को खुद अब पीढ़ी को आगे लेके आते हैं बड़े लोग। बिल्कुल, हमने देखा जोशी जी ने खुद तय किया कि भोपाल से सांसद कौन होगा, उन्होंने नई पीढ़ी लेके आ गए।
वो तय करते हैं और सही लोगों का चयन करते हैं। परिवारवाद वहाँ इसलिए नहीं दिख पाता है कि अब भोपाल से आपने प्रतिनिधि भेजे जिलों में, वो जिलों में देखेंगे कौन अच्छा नेता है, कौन अच्छे वर्कर हैं, कौन अच्छा संगठन के लिए काम कर रहा है, किसने बेहतर काम किए, सारे आकलन करेंगे। जिस तरह से सबनानी जी ने बताया कि 12 क्षेत्रों में वो देखेंगे, 12 उन्होंने जो मापदंड बनाए हैं उसमें आकलन करेंगे, उसके अनुसार से आगे उनका चयन होगा। तो इस तरह से चयन होता है भाजपा में। इसलिए हमने देखा है कि शिवराज जी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, नरेंद्र मोदी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, अमित शाह कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये आपको कांग्रेस में देखने को नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ चयन की प्रक्रिया नहीं है। वहाँ तो यदि आप नेता के पुत्र हैं तो आप ऊपर चले जाएंगे, और आप यदि किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो ऊपर जा पाते हैं। तो ये जो अंतर है वो भाजपा में बार बार देखने को मिलता है। यही कारण है कि भाजपा की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। उनको उम्मीद रहती है कि भाई हम यहाँ मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हम ऊपर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। भटनागर जी, एक और आखिरी सवाल आपसे कि इसमें सिंधिया के लिए भी संदेश छुपा है, क्योंकि जो कार्य समिति बनाई, कार्यकारिणी बनाई, वी डी शर्मा ने 5 महामंत्री बनाए, उनमें एक भी सिंधिया समर्थक नहीं है। और उनकी अपनी जब टीम आएगी, जब आएगी, हो सकता है उसके लिए भी दबाव हो। लेकिन वो जिलों में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के समर्थक ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो वहाँ बीजेपी के भी तमाम प्रभावी नेता और सिंधिया समर्थक भी प्रभावी स्थिति में हैं। कुछ जिला अध्यक्षों पे भी उनके समर्थक रहे। तो एक उनके लिए भी मैसेज है कि आप भी ने भी जो नाम भेजे होंगे, ये आप चाहेंगे कि जिलों में आपके लोगों की मनमानी के हिसाब से नियुक्ति हो जाए, वो नहीं चलेगी। जो हमने क्राइटेरिया बनाया, हमारे लोग जाएंगे, अगर आपके लोग उसमें फिट बैठते हैं तो वो चलेंगे, लेकिन आपकी पसंद नापसंद उसमें बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए मनोज, कल हम सीएम हाउस गए थे जी। सीएम ने लंच पे बुलाया था और उन्होंने सिंधिया जी के बारे में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा था कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बहुत अच्छे समर्थक हैं। उनका एक बार मेरे पास फोन आया था और उन्होंने कहा था कि मैंने पहली बार देखा कि महाराज एक दिन तक भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में सीहोर में पूरे दिन रुके। कांग्रेस में तो वो आधा घंटा अपना भाषण देके चले जाते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये आए ये गए। कई बार तो भोपाल आकर वो पीसीसी भी नहीं जाते, कई बार तो भोपाल आकर पीसीसी भी नहीं जाते थे, वो कपड़े बदलते थे होटल से और चले जाते थे। तो निश्चित तौर पे सिंधिया जी को लग रहा है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं जहां पे किस तरह से काम होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए, चाहे हमने गोविंद राजपूत की भी प्रतिक्रिया सुनी, तुलसी सिलावट की भी प्रतिक्रिया सुनी, कई सारे लोग जो कांग्रेस से आए वो देख रहे हैं कि यहाँ तो मतलब बैठक होती है, मंडल अध्यक्ष होता है और मतलब नेता जो है वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो अंतर है वो समझने की कोशिश निश्चित तौर पे कर रहे हैं, उनसे आत्मसात कर रहे हैं। जो सिंधिया से जुड़े उन्हें पता है कि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, तो वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में ढालने की कोशिश उनके साथ आया लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तौर तरीके, जैसे प्रदेश महामंत्री के 5 पद हैं जी, तो प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, अध्यक्ष के बाद सबसे जो काम करने वाली जो टीम है उसका अध्यक्ष के बाद महामंत्री। बिल्कुल। लेकिन उनके यहाँ पे सारे पद फिक्स है कि इतने उपाध्यक्ष होंगे, वो मंडल तक है। बिल्कुल। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने कहा था शुरू में कि कांग्रेस में 450, बीजेपी में नहीं हो सकता। वहां पे निश्चित संख्या है कि इतने लोग होंगे, इतने विशेष आमंत्रित, इतने स्थायी आमंत्रित, 2, 4, 5 कम ज्यादा हो जाए तो बात अलग है, और उसी में सबको एडजस्ट करना है। तो जो की पोस्ट है उस की पोस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी। आप उपाध्यक्ष के उसमें देखेंगे कि सिंधिया समर्थक शायद आ जाए, मंत्री के उसमें देखेंगे कि आ जाए, गृह मंत्री के उसमें देखेंगे कि आ जाए, कार्य समिति में आ जाए। तो ये सब तो होगा, लेकिन जो की पोस्ट है जहां पे बिल्कुल समझ की जरूरत है बीजेपी की रंग ढंग को समझने की, वहां पे बीजेपी कोई समझौता कहीं भी नहीं करेगी। बिल्कुल, बड़ी बात है, बीजेपी समझौता नहीं करेगी। और अभी हमने देख भी रहे कि अगर वो समझौता कर रहे होते तो शायद वो यहाँ नहीं होते। और कांग्रेस ने जो समझौती की, जिसके कारण कांग्रेस जहाँ पहुंच गई है, उन्होंने पूरा समझौता किया जी, वो सत्ता में उन्होंने पूरा समझौता किया, जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया है। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक नई पोत को गढ़ने में, तैयार करने में लगी, और कांग्रेस के उलट हम देख रहे हैं कि वहाँ जो पुराने नेता हैं उनमें भी आपस में एक द्वंद्व चल रहा है। कभी कोई कहता है कि मैं यहीं टिका रहूँगा, जाऊंगा नहीं, पद को लेके वो बयान देते हैं। लेकिन बीजेपी तीसरी पीढ़ी के नेताओं की तैयारी में जुट गई है और संदेश भी दे रही है। वो सिंधिया समर्थकों के लिए भी संदेश है, कांग्रेस के लिए भी संदेश है, और बाकी के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर आप में काम करने की क्षमता है, अगर आप पार्टी के लिए हितकारी हैं, तो आपको तवज्जो मिलेगी। फिर चाहे आपके पास किसी पद
किसी परिवार का नाम ना हो, किसी की सिफारिश ना हो या किसी नेता ने आप पर हाथ ना रखा हो। तो जो असली कार्यकर्ता है उसकी परख की जो तैयारी बीजेपी ने की है, तो निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में हम उसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी इसकी जो रणनीति है बीजेपी की, उसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।